हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका आइडियल स्टडी चैनल में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चीनी सभ्यता, उसके राजनीति, समाज, विज्ञान और तकनीक के बारे में। हम इस सब के बारे में भी अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं पहले चीनी सभ्यता के बारे में। कहा जाता है कि चीन की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है और चीन की सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है कि आज भी लगातार चल ही रही है। चीन के लोगों में आज भी थोड़ा सा उसको अपने पारंपरिक जीवन को जीवंत होते दिख जाएगा आपको। उनकी जीवन शैलियों में उनके सभ्यताओं का झलक मिल जाएगा। चीन सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि मिस्र, सुमेरिया, यूनान, बेबीलोन एवं यूनान की तरह अनेक जातियां और नस्लों के लोगों की नहीं बल्कि एक ही जाति की यह सभ्यता होती थी। प्राचीन चीनी लोगों ने अपने देश को तंगजेन, हनजेन, मध्यराज एवं अध्येष्ठीज राज आदि के नामों से निर्दिष्ट किया था। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक चीन शब्द का मूल चीन राजवंश से निकला है। चंद्रगी कानो चीन जो है वह उस समय चौरसी कानो चीन एक राजवंश था। इसी शब्द से निकला है ये चीन शब्द। चीन राजवंश जो है चीन शी हुआंग के खानदान या उन्हीं के वंशज से निकला हुआ है। खैर, ये छोटी सी जानकारी आप सुन रहे थे चीनी सभ्यता के बारे में। अब चलिए जान लेते हैं चीन की भौगोलिक अवस्थिति कैसी है, मतलब ये भौगोलिक रूप से देखने में कैसा है। एक बात तो तय है कि चीन का परिदृश्य जो है बहुत ही विशाल है। चीन एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। एशिया महाद्वीप की दृष्टि से देखें तो पूर्व में है। चीन, जिसका पूरा नाम पड़ता है चीनी जनवादी गणराज्य, अर्थात आप इसे अंग्रेजी में कहते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसकी वर्तमान राजधानी बीजिंग है और यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश और हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 95,95,960 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह रूस, कनाडा एवं अमेरिका के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। तो ध्यान रखिएगा आप कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। चीन के उत्तर में मंगोलिया, रूस, दक्षिण में विशाल हिमालय, भारत, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एवं चीन के पूर्व में प्रशांत महासागर और कोरिया तथा पश्चिम में विस्तृत मरुस्थल है। देश का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इसकी मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं तिएन शान, कुनलुन श्रृंखला एवं ट्रांस हिमालय है। हिमालय, काराकोरम और पामीर एवं तिएन शान पर्वत श्रृंखला चीन को दक्षिण एवं मध्य एशिया से अलग करती है। अतः चीनी सभ्यता का अपने मौलिक रूपों का विकास इन्हीं पर्वतों, मरुस्थलों और समुद्रों से घिरे होने के कारण संभव हुआ है। चीन में विस्तृत नवीकृत मैदान है तथा उत्तर पूर्वी और मंचूरियाई मैदान है। इस देश की सबसे बड़ी नदियां जिनजियांग,
शिक्यांग एवं हुआंगहो है। ये तीनों नदियाँ पूर्व की ओर बहते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। चीन की ये तीनों मुख्य नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ चीन को उत्तरी चीन, मध्य चीन और दक्षिण चीन में बांटती है, तीनों नदियाँ मिलकर के। लेकिन चीन में प्रभावित होने वाली यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी लेकिन विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है यांगत्से नदी। यह नदी शिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से होती हुई पूर्व दिशा की ओर बहती हुई चीन सागर में गिरती है। यह नदी अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख बनाती है। यांगत्से नदी के विभिन्न हिस्सों में चावल, गेहूं, जौ, मक्का, अफीम, गन्ना, मटर एवं कपास की खेती की जाती है। अतः कृषि एवं यातायात की सुलभता होने के कारण इस नदी का काफी महत्व है। चीन में सबसे उत्तर में बहने वाली हुआंगहो नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के पठार से निकलकर बोहाई की खाड़ी पीला सागर में अपना जल गिराती है। हुआंगहो नदी चीन में लोयस के मैदान से निकलती है। लोयस के मैदान में पीली मिट्टी पाया जाता है, इसीलिए इसे पीली नदी भी कहते हैं। इस नदी के द्वारा चीन में हर साल बाढ़ आती है, जिससे इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। जैसे बिहार में कोसी नदी को बिहार का शौक कहते हैं, ऐसे ही पीली नदी का असली नाम है हुआंगहो, ध्यान रखेंगे आप। और इस हुआंगहो नदी को ही पीली नदी कहते हैं क्योंकि यह लोयस में जिस मैदान से होकर गुजरती है वो पीली मिट्टी का इलाका है, इस कारण इसे पीली नदी भी कहते हैं। यह नदी चीन में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। हुआंगहो नदी वो इसकी सहायक वीहो नदी को चीनी सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। अब ध्यान रखेंगे, पीली नदी के किनारे या हुआंगहो नदी के किनारे ही चीनी सभ्यता का प्रादुर्भाव या विकास हुआ। अब हम लोग जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल से चीन की सभ्यता के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो चीन की सभ्यता के पुरातन अवशेषों को अन्वेषण के माध्यम से ही ज्ञात किया जा सकता है। आधुनिक समय में पुरातत्व प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि पेकिंग के नज़दीक झोउपो तिएन गुफा से पेकिंग मानव के अवशेष प्राप्त हुए। संभवतः होमो इरेक्ट माना गया उसे, और यह चीन पूर्व पाषाण काल का था। कुछ शोधों से यह भी जानकारी मालूम हुई है कि पेकिंग मानव आग जलाने की और उसे नियंत्रण करने की कला जानते थे। वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग के अनुसार प्रारंभिक मनुष्य 22 लाख से 25 लाख वर्ष पहले चीन में रहा करते थे। तो चीन में आदमी रहने का प्रमाण कितना पहले से मिलता है, आपको यहाँ जानकारी मिली। वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग के अनुसार प्रारंभिक मनुष्य 22 लाख से 25 लाख वर्ष पहले से चीन में रह रहा था। चीन में 12,000 वर्ष पहले आरंभ हुए नवपाषाण काल के प्रमाण हुआंगहो नदी के मध्य मार्ग में मिले हैं। इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण स्थल है, एक का नाम है होनान, दूसरे का नाम है शांसी। अब जानते हैं हम लोग उदय एवं विकास के क्रम का ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। प्राचीन चीन में चीनी साहित्य एवं मिथ्य कथाओं के, मिथ्य कथा मतलब होता है जो पूरा झूठ तो नहीं है लेकिन उसकी प्रामाणिकता भी नहीं है, के आधार पर 3 अधिपतियों फूसी, नुई-कुआ और शेन-नूंग तथा 5 सम्राट को चीन का सबसे प्रथम सम्राट माना जाता है। उन्हें चीनी संस्कृति में काफी सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता है, परंतु चीनी कथाओं में इन शासकों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता अन्वेषण का विषय है। चीनी कथाओं में आधिपत्यों का स्थान एवं उनकी शक्तियों के बारे में चीन के सभ्यताओं में इन 5 शासकों के शक्ति को देवताओं के तुल्य बताया गया है और सम्राटों को महात्मा व शक्तिशाली मनुष्य माना गया है। इसके अनुसार शासकों ने मानव उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किए थे। इनके समय में इतिहास लेखन नियुक्त करने की प्रथा की शुरुआत भी की गई थी।
और भूमि को चिंग तियेन पद्धति के अनुसार बांटा गया था। ईंटों एवं बैलगाड़ी की खोज भी की गई थी इसके काल में। साथ ही पांचांग को परिष्कृत किया गया था और तिथि गणना के पाष्टिक पद्धति प्रारंभ की गई थी। 5 सम्राटों में अंतिम सम्राट जो रहे थे उनका नाम सुन था। इन सम्राटों ने चीनी सभ्यता को बहुत विकसित किया था, इन 5 सम्राटों ने मिलकर के। अब हम लोग जानते हैं कि शिया राजवंश के बारे में। अगर हम बात करें 5 सम्राट तो चलाएं, लेकिन अगर चीन के अंदर अगर सम्राट की बात करें तो शिया राजवंश 5 सम्राट के बाद आने वाला पहला राजवंश था। 5 सम्राटों से अंतिम सम्राट सुन ने अपनी गद्दी युई नामक व्यक्ति को सौंपा। युई ने सम्राट पद को वंशानुगत करके शिया राजवंश, जो कि 1989 ईस्वी पूर्व से 1557 ईस्वी या कहा जाता है 2205 ईस्वी पूर्व से 1766 ईस्वी पूर्व का नींव डाला। यह चीन का पहला राजवंश भी साबित हुआ, ध्यान रखिएगा आप इसे। तो शिया राजवंश को ही चीन का पहला राजवंश औपचारिक तौर पर कहा जाता है। और वैसे तो 5 सम्राटों के द्वारा चीन की सभ्यताओं को खूब विकास किया गया था। लेकिन अगर पूछे कि चीन की सभ्यता का प्रथम राजवंश कौन था, तो शिया राजवंश। यह चीन का पहला राजवंश था जिसका उद्धरण इतिहास के शास्त्र एवं बांस कथाएं जैसे चीनी इतिहास ग्रंथों में मिलता है। वर्णित कथाओं के अनुसार युई को चीन में कृषि शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। तो कृषि का काम किसने शुरू किया था? युई ने। इसके द्वारा भूमि के व्यवस्थित वितरण एवं अभिलेख प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। युई ने ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि शक्ति के रूप में बताया। इस व्यवस्था को टिएन बोला गया। इस राजवंश का 18वां शासक की हुआ था। इसका शासन बर्बरता एवं अताताई पर आधारित था। की के व्यवहार से दुखी हो गए लोग और थांग नामक व्यक्ति के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और की को पदस्थ करके सत्ता पर अधिकार कर लिया था। तो शिया राजवंश के जो 18वां शासक आए की, उनकी बर्बरता से लोग परेशान हो गए और थांग नामक व्यक्ति के देखरेख में विद्रोह करके उस राजवंश को गिरा दिया और थांग की राजवंश यहाँ से शुरू हो गई। थांग ने अपने राजवंश का नाम रखा सांग। सांग राजवंश के प्रथम शासक बने थांग, या यूं कहे सांग राजवंश के स्थापनाकार या फिर इसको स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? थांग को। पुरातत्ववेत्ता के अनुसार सांग राजवंश चीन का सबसे प्राचीन राजवंश था। इस राजवंश ने 1766 ईस्वी पूर्व से 1122 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसका राज्य हुआंग हो अर्थात पीली नदी के क्षेत्र में स्थित था। चीनी इतिहास में सांग काल को थीन काल के नाम से भी जाना जाता है। चीन के हेनान प्रांत के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित युनशु पुरातत्व स्थल को सांग वंश की राजधानी का स्थान माना गया। इस प्रकार इस स्थल पर 11 शाही मकबरे प्राप्त हुए। इसके साथ ही उत्खनन के पश्चात महलों मंदिरों के खंडहर के भी साक्ष्य मिले। उसके बाद आता है चाओ राजवंश। चाओ वंश के शासकों द्वारा 1122 ईस्वी पूर्व से लेकर के 225 ईस्वी पूर्व अर्थात कह सकते हैं 246 ईस्वी पूर्व से लेकर के 221 ईस्वी पूर्व तक चीन पर शासन स्थापित किया गया। इसमें ईस्वी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। इस वंश के शासकों ने चीन में लंबे समय तक शासन किया था। याद रखिएगा, चाओ राजवंश सबसे लंबा शासन किया था, किंतु धीरे धीरे उनकी सैनिक शक्ति और प्रशासनिक क्षमता कमजोर हो गई। परंपरागत रूप से चाओ वंश को पश्चिमी या शाही चाओ और 1771 ईस्वी पूर्व के बाद से युग को पूर्वी चाओ राजवंश की संज्ञा दी गई या नाम से बुलाए जाने लगे। पश्चिमी चाओ काल के अंतर्गत सांग वंश को पराजित कर चाओ वंश लागू हुआ था, की नींव रखा गया। इतने बड़े राज्य को व्यवस्थित करने के लिए प्रथम चाओ शासक वू वांग ने अपनी राजधानी पश्चिम में वेई की घाटी चंगान के निकट स्थापित किया था। याद रखिएगा, चाओ वंश के प्रथम जो शासक थे उनका नाम था वू वांग। उन्होंने ही सांग वंश को हरा करके और चाओ वंश स्थापित किया था। जाहिर सी बात है, उल्लेख है कि चाओ वंश की शासकों ने सांग वंशीय संस्कृति के अच्छे तत्वों को सुरक्षित रखा था। यह युग चीनी सभ्यता का पहला स्वर्ण काल भी कहा जाता है।
तो चीन का पहला स्वर्ण काल कब शुरू हुआ था? तो चौ राजवंश के काल में। इसके बाद आता है चीन वंश का शासन। चू एवं ची ने चीन पर तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में शासन किया। 225 ईस्वी पूर्व से 203 ईस्वी पूर्व तक चीन अर्थात चू एवं ची तीन बड़े राज्य थे। चीन, चू और ची। चीन वंश के काल को चीन में प्रगति व समृद्धि का काल माना जाता है। चीन वंश का पहला सम्राट चीन शिहुआंग टी था। चीन वंश के राज्य में सड़कों का निर्माण कराया ताकि सेना को कहीं भी शीघ्रता से भेजा जा सके। चीन में हून आक्रमणकारियों को रोकने हेतु चीन की विशाल दीवार का निर्माण कराया गया और चीन वंश ने अपने शासनकाल में कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया था। इस चीन के दीवार का निर्माण शुरू कराने का श्रेय वहीं के एक राजा थे शी हुआंग टी को जाता है। उन्होंने ही शुरुआत करवाया। हालांकि काम को पूरा कई शासकों ने मिलकर कराया, लेकिन उन्होंने ही शुरुआत करवाया था। अगला वंश आता है हान राजवंश। हान वंश चीन का एक प्रसिद्ध राजवंश था जिसे चीन में 206 ईस्वी से 220 ईस्वी तक राज किया था। लगभग 400 वर्षों तक चीन पर शासन स्थापित किया और करने वाले हान राजवंश के काल को चीन के इतिहास श्रेष्ठ कालों में से एक माना जाता है। इस युग में चीन का संपरिवर्तन सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में भी परिवर्तन हुआ था। हान राजवंश ने अपने संस्कृति और राजनीतिक प्रभावों का विस्तार जापान, कोरिया, वियतनाम, मंगोलिया और मध्य एशिया के देशों तक किया था। हान राजवंश की जब नाश हो गई तो चीन में पुनः लंबे समय तक अराजकता छा गया था। अनेकीकरण के एक और युग का शुरुआत हो गया। हान राजवंश के समाप्त होने के बाद 570 ईस्वी में सुई वंश के शासन काल में चीन का पुनः एकीकरण हुआ। इसके बाद तांग एवं सोंग राजवंशों के समय में चीनी संस्कृति और प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हुआ। सोंग राजवंश का दौर चीन की संस्कृति रूप में स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। अब अगला आता है टॉपिक, ये सभी राजवंश के बारे में आप पढ़ रहे थे। अगला टॉपिक आता है चीनी सभ्यता की प्रमुख खासियत क्या थी, विशेषता क्या थी। तो जानते हैं चीनी सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में। चीन की शासन व्यवस्था की बात करें तो सांग वंश के काल में चीन की शासन व्यवस्था सबसे उच्च था। प्रशासन प्रबंध से संबंधित आर्कन बोन्स से ज्ञात होता है कि शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित थी। चीन में राजत्व में देवत्व की भावना प्रचलित थी, जो इस बात का घोतक था कि राजा को ईश्वर का पुत्र समझा जाता था। इसके अलावे मंत्री परिषद के बारे में बात करें तो हाँ, राजा के बारे में और कुछ कहा गया यहाँ पहले शासन व्यवस्था में कि जो राजा जो है धर्म, शासन, न्याय, कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। राजा को ही सबसे पैग या सबसे उच्च माना जाता था। उनके फैसले को आखिरी फैसला माना जाता था।